हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूकी एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पे टीजीटी पीजीटी के जो बायोलॉजी के एंड साइंस के वीडियोस बनाती हूं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो मैं एवोल्यूशन चैप्टर था उसको लेकर के आई हुई हूँ। और एवोल्यूशन में मैंने ओरिजिन ऑफ लाइफ बताया था, उसके पूरे एमसीक्यूज बता चुकी हूँ। और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि जो मैं 11th क्वेश्चन तक बता चुकी थी। और उसके बाद में अब आप 12th क्वेश्चन को देख सकते हैं। फ्रेंड देखिए, 12th क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर एग्जाम्पल ऑफ ए रिवर्स इवोल्यूशन, बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सी म्यूटेशन एंड डी है नेचुरल सिलेक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए कि इसे पूछा जा रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 12th है उसका जो बी है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग बिल्कुल सिलेक्शन करते हैं और जो अच्छी ब्रीड होती हैं और आर्टिफिशियली जो है उसको रिप्रोड्यूस भी कराते हैं, और लैब की कंडीशंस में भी हम लोग डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। 13 है हमारे पास, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन ए सेडिमेंट्री रॉक्स, बी इग्नेस रॉक, सी मेटामॉर्फिक रॉक एंड डी है एनी टाइप ऑफ रॉक। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास जो फॉसिल्स के लिए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फॉसिल। तो पहली बात आपको फ्रेंड्स मैं ये बता दूँ, फॉसिल्स आप जानते हैं कि ये क्या होते हैं। जो पहले के टाइम पे हमारे जो अर्थ पर जो एनिमल्स और प्लांट होते थे, देन उसके बाद फिर डिज़ास्टर्स आए, अर्थक्वेक आया, स्टॉर्म्स आए, और वो जो है मिट्टी में दब गए, चट्टानों के नीचे दब गए, और वहाँ पे जाके कुछ जो थे वो प्रिजर्व हो गए। तो अब जब वो प्रिजर्व हो गए तो फिर जब वो फॉसिलाइज्ड हो गए तो फिर यही होते हैं फ्रेंड्स फॉसिल, और उनके बारे में ही पूछा जा रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 13 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ए हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक। यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसमें जो फॉसिल्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। देन यहाँ पे जो 40 है वो क्या है, फॉर द एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रिक्वेंसीज ऑफ एम एंड एन एलील्स आर 0.7 and 0.3 respectively. The expected frequency of MN blood group bearing organism is likely to be ऑप्शन ए 42%, बी 49%, सी 9% एंड डी है आपका 58%। तो देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि एक एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसमें कि जो एम की फ्रिक्वेंसी है और एन एल की जो फ्रिक्वेंसी है 0.7 0.3 है, और जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है एम एन ब्लड ग्रुप की वो क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो फ्रिक्वेंसी जो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हार्डी विनबर्ग लॉ है वो आपने पढ़ा है। तो देखिए जो रिलेशनशिप्स निकालते हैं जीन्स और जीनोटाइप के लिए, उनकी जो फ्रिक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो P + Q = 1, वो उस फॉर्मूले से निकालते हैं। प्लस यहाँ पे P² + Q² + 2PQ = 1 होता है, इसको भी यूज़ करते हैं। जहाँ पे जो P एंड Q होता है वो क्या होते हैं, दो एलील्स होते हैं एक ही पॉपुलेशन के। तो ये जो सेम पॉपुलेशन के दो एलील्स होते हैं, और इस ये को जो कहलाता है ये हार्डी विनबर्ग फार्मूला कहलाता है। तो इस फार्मूले को क्या कहते हैं, हार्डी विनबर्ग फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 14 का, वो यहाँ पे 42 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे 42 आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 15 देख लेते हैं। वेरिएशंस ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशंस आर। मियोटिक रिकॉम्बिनेशंस में जो वेरिएशंस होते हैं वो कब होते हैं, ए रैंडम एंड डायरेक्शनलेस होते हैं, बी रैंडम एंड डायरेक्शनल होते हैं, सी स्मॉल एंड डायरेक्शनल होते हैं, एंड डी रैंडम स्मॉल एंड डायरेक्शनल होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास 15 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वो रैंडम होते हैं और उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मीन्स की वो डायरेक्शन लेस होते हैं। तो और देन यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास 15 के बाद जो है जो 16 है वो यहाँ पे है। तो 16 हम लोग देख लेते हैं। 16 में क्या है, 16th a potential danger to a population that has been greatly reduced in number is the A Hardy-Weinberg disequilibrium, B tendency towards a salty melting, C reduced gene flow and D है loss of genetic variability। तो देखिए पूछा जा रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन को जो पोटेंशियल डेंजर होता है वो किसके नंबर से किसके नंबर को रिड्यूस करता है। तो रिड्यूस इन नंबर इज़ दी, अब ऑप्शन ए है हमारे, सॉरी अब हमने सारे ऑप्शंस ले लिए हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 16 का वो क्या है, डी लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। से क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी का लॉस होता है।
17th है when two related population occupy geographically और spatially separated areas they are called। जब जो दो related populations होती हैं वो geographically और spatially जो है वो separated areas में होती हैं तो उनको क्या कहते हैं। या तो फिर हमारे पास है क्वेश्चन कि the organism separated by geographical barriers are termed। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जियोग्राफिकल बैरियर से सेपरेटेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास ऑप्शन है एलोपैट्रिक पॉपुलेशन, बी क्वांटम पॉपुलेशन, सी सैल्टेशनल पॉपुलेशन, डी पैरापैट्रिक पॉपुलेशन और ई है सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 17 का वो ए हो जाएगा। ये एलोपैट्रिक जो पॉपुलेशन होती है वो होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा फ्रेंड, ओके, एलोपैट्रिक पॉपुलेशन। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे कहा गया था कि जो है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जोग्राफिकल बैरियर से सेपरेट हो जाते हैं, ओके। तो ये यहाँ पे आपके एलोपैट्रिक में आता है। और फ्रेंड चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और आगे जो क्वेश्चन है वो है 18th वाला, देयर वॉज नो लाइफ इन ऑप्शन ए ज़ोइकेरा, बी मीसोज़ोइकेरा, सी पैलेज़ोइकेरा एंड डी सिनोज़ोइकेरा। तो देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड और इसमें पूछा गया है कि इसमें किस एरा में जो है कोई लाइफ नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो 18th है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, ए ज़ोइकेरा, ओके। ए ज़ोइक में यहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं थी। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे अभी हमने एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की बात की थी। एलोपैट्रिक में तो अभी आपको बताया था कि जो न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ में होता है, ठीक है। और वो जोग्राफिकल एरियाज जो है वो बैरियर का काम करते हैं। और जो सिम्पैट्रिक होती है फ्रेंड, सिम्पैट्रिक में क्या होता है, न्यू स्पीशीज़ जो है वो सेम और ओवरलैपिंग उसी एरियाज़ में जो है वो नई स्पीशीज़ भी बनती हैं, पैदा होती हैं, उसको सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। उसको आप लोग जो है सिम्पैट्रिक बोल सकते हैं, सिम्पैट्रिक। एंड यहाँ पे फ्रेंड एक पैरापैट्रिक भी होती है, 3 टाइप की हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पैरापैट्रिक होती है, ओके, जो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन होती है इसमें जो दो पॉपुलेशन होती हैं वो बिल्कुल जो आसपास के एडजेसेंट जियोग्राफिकल जो एरियाज़ होते हैं उस पे के होते हैं, तो इसको पैरापैट्रिक कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये एलोपैट्रिक का और सिम्पैट्रिक दोनों के बीच का होता है, यानी कि इंटरमीडिएट होता है, इसको पैरापैट्रिक कहते हैं। और इसमें जो है एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक दोनों के जो बीच की कंडीशन होती है वो रिक्वायर होती है और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रिक्वायर होता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो स्पेसिएशन होता है उसमें म्यूटेशन भी इंक्लूड होता है, माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो इस पर इन्फ्लुएंस डालते हैं, यानी कि प्रभाव डालते हैं स्पेसिएशन पे। नाउ अगला हम लोग देख लेते हैं कि दी ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स अकर्ड इन ए ट्रायसिक पीरियड, बी पर्मियन पीरियड, सी जुरासिक पीरियड एंड डी टर्शरी पीरियड। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है जो मेरा 11th क्वेश्चन तक का जो लेक्चर है उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था सारे एरा और पीरियड को, बट वो वहाँ पे मैं सिर्फ 11 तक ही क्वेश्चन ले पाई थी और किसी वजह से, और अब मैं 12th के बाद लेकर के आई हूँ, तो आप उसको बहुत अच्छे से प्लीज़ देखिएगा। 19 है यहाँ पे हमारे पास, इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, ओके। ये जो मैमल लाइक रेप्टाइल थे वो हमारे पर्मियन पीरियड में हुए थे। नाउ अब यहाँ पे जो जुरासिक पीरियड है इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं फ्रेंड्स, जुरासिक को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट है रिकैपिटुलेशन थ्योरी। फ्रेंड रिकैपिटुलेशन थ्योरी जो है वो हैकल ने दी थी। बायोजेनेटिक लॉ एक्सप्लेन्स ऑन्टोजेनी रिपीट्स फिलोजेनी। इट वाज गिवन बाय ऑप्शन ए लेमार्क, बी हैकल, सी डार्विन एंड डी है रॉबर्ट हुक। तो देखिए हैकल ने दी थी और ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है उस लेक्चर में, बट किसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया था, सिर्फ 11 तक ही हो पाया था और मेरी कोशिश थी कि सारे क्वेश्चंस में ले लूँ। बट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसमें यही था कि जो आपके जो स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, जो आपकी जनरेशन्स होती हैं वो अपने पहले के जो एंसेस्टर्स होते हैं उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कोई ना कोई जो है उसका जो कैरेक्टर्स होता है वो उसको शो करते हैं। यानी कि अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें तो वो कॉर्डेट्स के कैरेक्टर को शो करता है। तो यही कहा गया था कि जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में या डेवलपमेंट में जो स्पीशीज़ होती है या कोई भी जो इंडिविजुअल होता है वो अपने पेरेंट की या एंसेस्टर की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर दोहराता है, पुनरावृत्ति करता है। तो चलिए अब यहाँ
यहाँ पे हमारे पास जो 21 है उसमें ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन। इसमें से ऐसा कौन सा है जो इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? ए म्यूटेशन, बी रिकॉम्बिनेशन, सी जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड डी है सोमैटिक वेरिएशन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास 21 है उसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन से जो है आपको इवोल्यूशन में जो है म्यूटेशंस भी हुए हैं बहुत सारे, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट। म्यूटेशन से कोई न्यू स्पीशीज़ भी बन सकती है, रिकॉम्बिनेशन से नई नई वेराइटीज़ बनती हैं, नए नए एनिमल्स पैदा होते हैं, और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ 22 जो है विच इज़ नॉट अ प्री जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म। ए जियोग्राफिकल आइसोलेशन, बी इकोलॉजिकल आइसोलेशन, सी सीजनल आइसोलेशन एंड डी है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 22 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, यानी कि हाइब्रिड स्टेरिलिटी। तो यहाँ पे अब हम लोग 23 लेंगे फ्रेंड, और 23 है इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन मीन्स। इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है? ए फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बी फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, सी इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज, डी सेम एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए जो इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसका क्या मतलब है? तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सेम होता है जैसे कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में होता है। तो 23 का डी बिल्कुल करेक्ट है। 24 है हमारे पास मोस्ट मॉडर्न ब्रीड्स ऑफ द डोमेस्टिक डॉग हैव इवॉल्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए नेचुरल सेलेक्शन, बी आर्टिफिशियल सेलेक्शन, सी सेक्सुअल सेलेक्शन एंड डी है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो देखिए कहा जा रहा है कि जो मोस्ट मॉडर्न ब्रीड हैं डोमेस्टिक डॉग की, यानी कि जो घरेलू डॉग्स होते हैं उन वो किसके रिजल्ट के बाद इवॉल्व हुई हैं? तो 24 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि आर्टिफिशियल सेलेक्शन। और आर्टिफिशियल सेलेक्शन एनिमल हस्बेंड्री, हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में आर्टिफिशियल सेलेक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 25 है जियोग्राफिक एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। कि जियोग्राफिक और जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होते हैं वो किससे बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं? ए स्पेसिएशन, बी एक्सटिंक्शन, सी ओवर प्रोडक्शन, डी कंपटीशन एंड ई सक्सेशन। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। और अभी हम लोग एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन की और पैरापैट्रिक स्पेसिएशन की बात की है अभी जस्ट, तो आप समझ सकते हैं एएसपी की बात हम लोग कर चुके हैं स्पेसिएशन की। नेक्स्ट है हमारे पास 26 विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? ए इरामस डार्विन एंड बी चार्ल्स डार्विन, डी डार्लिंगटन एंड डी है आपका टी.आर. माल्थस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है? तो 26 का हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो सी डार्लिंगटन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या है? ए डेवलपमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स, बी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू टाइम, सी डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम केमिकल्स एंड डी है नन ऑफ दीज। फ्रेंड इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा है और इसका सभी लोग कर सकते हैं। बी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू टाइम, ठीक है, समय के साथ ऑर्गेनिज्म का जो है वो डेवलपमेंट या विकास। अब यहाँ पे 28 है। द पॉइनियर्स इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस आर। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की फील्ड में कौन कौन पॉइनियर्स थे? ए कार्ल लैंडस्टीनर, ह्यूगो डी व्रीज माल्थस, बी डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज, लेमार्क, हक्सले, सी लेमार्क, कार्ल लैंडस्टीनर, माल्थस, डी व्रीज, डी डार्विन, लेमार्क, कार्ल लैंडस्टीनर, डी व्रीज। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, अच्छा क्वेश्चन है ये, जो है इस टाइप के साइंटिस्ट के नेम लोग अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। तो 28 का जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डार्विन, व्रीज, लेमार्क एंड हक्सले ये जो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से रिलेटेड हैं और ये पॉइनियर हैं इस फील्ड में। 29 ontogeny recapitulase phylogeny is the brief definition of A Darwinism, B mutation theory, C biogenetic law, D A biogenesis। तो फ्रेंड देखिए बायोजेनेटिक लॉ, और मैं इस बायोजेनेटिक लॉ को या रिकैपिटुलेशन थ्योरी को मैम इसके पहले के जो लेक्चर हैं जहाँ पे 11 तक के क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो फ्रेंड प्लीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 30 एम्फीबियंस वर डोमिनेंट ड्यूरिंग ए कार्बोनिफेरस, बी सिल्यूरियन, सी ऑर्डोविशियन, डी कैम्ब्रियन एंड ई जुरासिक। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एम्फीबियंस के लिए 30th का ए कार्बोनिफेरस जो था पीरियड उसमें बहुत ही ज़्यादा ये डोमिनेंट थे। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 31 में विच ऑफ द फॉलोइंग वर अबंडेंट इन मीसोजोइक एरा? ए मैमल्स, बी
रेप्टाइल, सी इंसेक्ट्स एंड डी फिशेस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 31 का, ये जितने भी एरा और पीरियड्स वाले क्वेश्चन है फ्रेंड उनको याद कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। तो 31 का हमारे पास बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसको मैं स्टार बना देती हूँ। और जो मैमल थे उनके लिए मैंने बताया था कि जो मॉडर्न एज है वो सिनोजोइक एरा है और इसमें मैमल का एवोल्यूशन हुआ था, फर्स्ट प्राइमेट भी सिनोजोइक में हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आ गया पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन यूज्ड इन ए पॉपुलेशन जेनेटिक्स, बी मेंडेलियन जेनेटिक्स, सी बायोमेट्रिक्स एंड डी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो 32 का यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, स्टार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 33, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन एक्सप्लेन्स इंडस्ट्रियल मिलानिज्म ऑब्जर्व्ड इन मॉथ बिस्टन बिट्यूलेरिया। नाउ ऑप्शन इज स्टेबलाइजिंग, बी है डायरेक्शनल, सी है डिस्ट्रप्टिव, डी है आर्टिफिशियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, लेकिन आप लोगों को ये बिल्कुल याद भी हो गया होगा, इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो 33 का हमारे पास जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है, स्टार क्वेश्चन है ये। ओके, कि ये जो है डिसरप्टिव आपका जो है सिलेक्शन उसका एग्जाम्पल है। नाउ 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिंक स्पीशीज, ए लोब फिश, बी डोडो बर्ड, सी सीवीड एंड डी चिंपैंजी। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है लिंक स्पीशीज़ के लिए वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डोडो। तो ठीक है, डोडो बर्ड ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बर्ड एक्सटिंक्शन हो चुका है इसका। नाउ 35 में है हमारे पास स्पीशीज़ इज़, स्पीशीज़ क्या होती है? ए, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करिए इसको। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग द सेम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स। बी, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इनहैबिटिंग अ जियोग्राफिकल एरिया। सी, अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। डी, द पॉपुलेशन ऑफ वन टाइप। तो स्पीशीज़ के लिए जो करेक्ट हो जाएगा वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस, ऐसी पॉपुलेशंस, ये जो स्पीशीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और ग्रुप्स होते हैं, किसके ग्रुप होते हैं? ये इंटरब्रीडिंग, ऐसी पॉपुलेशन जो इंटरब्रीडिंग कर सकती हैं उनके ग्रुप्स होते हैं। नाउ एक वर्ड होता है इंट्रा और एक होता है इंटर, यहाँ पे इंटरब्रीडिंग है फ्रेंड, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, an isolated population of humans with approximately equal number of blue-eyed and brown-eyed individual was decimated by an earthquake. Okay, अब यहाँ पे देखिए, ओनली अ फ्यू ब्राउन आइड पीपल रिमेन टू फॉर्म द नेक्स्ट जनरेशन, दिस काइंड ऑफ चेंज इन द जीन पूल इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन की जो एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें ब्लू आइड एंड ब्राउन आइड इंडिविजुअल्स थे वो लगभग इक्वल नंबर में थे, लेकिन जब अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ कि कुछ फ्यू यानी कि थोड़े से जो ब्राउन आइड पीपल थे वो बस बच गए नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म किया। तो इस तरह का जो जीन पूल में चेंज आ जाता है कि एक स्पीशीज़ चली गई, अब ब्लू आइड वाले स्पीशीज़ वो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब डिज़ास्टर्स में चले गए। तो ये क्या होता है? ए, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, बी ब्लॉक्ड जीन फ्लो, सी बॉटल नेक इफेक्ट, डी फाउंडर इफेक्ट। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 36 है उसके लिए देख लीजिए क्या करेक्ट हो जाएगा, सी है आपका बॉटल नेक इफेक्ट। नाउ अब यहाँ पे जो 37 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं फ्रेंड। तो 37 क्वेश्चन में हमारे पास है फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रिफर्स टू द नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स, चूज द राइट ऑप्शन इन विच ऑल द 3 ग्राफ्स ए बी सी आर आइडेंटिफाइड करेक्टली। तो यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा सा ग्राफ वाला है बट ये क्लियर नहीं है, तो चूँकि ये जो बुक थी उसमें भी क्लियर ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि आपको इस तरह का कुछ अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ए है यहाँ पे पीक गेट हायर, ओके, यहाँ पे पीक जो है वो नैरो हो गई है और हाई हो गई है। बी में यहाँ पे पीक जो है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है, एंड यहाँ पे जो है सी वाले में 2 पीक्स मिल रही हैं। तो अब ये पूछा गया है कि ये नेचुरल सिलेक्शन के लिए है, तो नेचुरल सिलेक्शंस ऑन डिफरेंट ट्रेड्स उसके लिए ये बना हुआ है ग्राफ। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं फ्रेंड, जिसमें से जो करेक्ट होगा, जो मैंने पहले स्टडी की हुई है उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो 37 है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जो ए वाला है वो क्या है? ए जो है वो स्टेबलाइजिंग है, बी डायरेक्शनल है और सी डिसरप्टिव है। ओके,
तो देख लीजिए ये जो ए है, ए यहाँ पे ये स्टेबलाइजिंग हो जाएगी, ये वाली जो है पीक जो हायर हो गई और नैरो हो गई। और जो बी है ये आपकी जो बी वाली है वो आपकी डिसरप्टिव हो जाएगी, एंड जो सी है वो डायरेक्शनल हो जाएगी। ओके हाँ, जो बी है वो डिसरप्टिव है एंड जो सी है वो क्या हो जाएगी, वो डायरेक्शनल। मुझे लग रहा है मैं कुछ कंफ्यूज हो गई हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे जो 37 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। मैंने डिसरप्टिव और डायरेक्शनल में कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि जो सी है वो डबल पीक दे रही है, वो डिसरप्टिव हो जाएगी। ओके, और जो बी है वो डायरेक्शनल होगी, ये बी जो है वो डायरेक्शनल होगी, एंड पहली वाली स्टेबलाइजिंग हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया है फ्रेंड। नाउ 38 एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सिलेक्शन दैट एक्ट्स टू एलिमिनेट वन एक्सट्रीम from an array of phenotype is option A disruptive, B directional, C stabilizing and D है coevolution। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये डायरेक्शनल हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जो बॉटल नेक इफेक्ट होता है वो किसने दिया था, क्योंकि इसके पहले बात हुई थी। जो बॉटल नेक इफेक्ट है जिसको हम लोग BN इफेक्ट भी बोलेंगे, तो ये जो है स्टेबिंस ने दिया था। स्टेबिंस ने दिया था। ये है क्या कि किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन को, किसी पॉपुलेशन के अधिकतर मेंबर्स को जो है वो किल कर देती है और कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं, वो क्या कहलाता है, बॉटल नेक इफेक्ट कहलाता है। ओके, ये बॉटल नेक इफेक्ट कहलाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो चांस होता है यानी जो मौका होता है वो डिटरमाइन करता है सर्वाइवल के लिए या जीवित रहने के लिए, बट जो है जो एडाप्टिव वैल्यूज़ होती हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। नाउ एक इफेक्ट, ये जो बॉटल नेक इफेक्ट है स्टेबिंस ने दिया था। एक इफेक्ट जो होता है फ्रेंड वो फाउंडर इफेक्ट होता है, फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट में क्या है, ये मैर ने दिया था। तो मैर ने दिया था, इसमें कहते हैं जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ओके, किसी पॉपुलेशन के कुछ मेंबर सेपरेट हो जाते हैं और वो न्यू पॉपुलेशन को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, तब इसको फाउंडर्स कहा जाता है, तब ये फाउंडर्स कहलाता है। और जो न्यू पॉपुलेशन होती है उसमें लेस जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं और ये रिड्यूस जीन पूल शो करता है। ओके, नाउ नेचुरल सिलेक्शन में तो आपको पता ही है 3 टाइप के होते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन है ये 3 टाइप का होता है। ये जो है एक स्टेबलाइजिंग होता है, स्टेबलाइजिंग जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। दूसरा डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल, एंड जो थर्ड होता है वो डिसरप्टिव होता है। थर्ड जो है वो डिसरप्टिव है। ओके, तो यहाँ पे स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, मीडियम फिनोटाइप होते हैं और जो कंडीशंस होती हैं वो अनचेंज रहती हैं। एलिमिनेशन जो भी होते हैं एक्सट्रीम फिनोटाइप्स के एलिमिनेशन भी हो जाते हैं। ओके, और एक पीक होती है जो ग्राफ में बताया था, और कोई भी एवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं होते हैं। नाउ और जो डायरेक्शनल होती है उसमें जो है एक फिनोटाइप होता है, एक डायरेक्शन होती है, एक पीक होती है, एक साइड पर होती है जो भी आपको ग्राफ बताया था, और आपका इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो होती है वो डायरेक्शनल सिलेक्शन में आती है। एंड DDT रेजिस्टेंस जो होता है मॉस्किटो में ये भी डायरेक्शनल सिलेक्शन में आती है। और डिसरप्टिव में जो है आपका जो एग्जाम्पल है वो ब्रिटिश लैंड स्नेल का एग्जाम्पल है फ्रेंड इसका। और मीडियम फिनोटाइप्स होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये लेक्चर जो है आपका बहुत अच्छा था और यहीं पे एंड हो गया है फ्रेंड। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छी से स्टडी करते रहिए।